Salam class, welcome to the series of lecture of Object Oriented Programming Lab 2 Week 1. इस लैब के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि सी की जो बेसिक्स आपके पास हैं. बेसिक मीन्स कि अगर हमने कोई प्रोग्राम राइट अप करना है तो उस प्रोग्राम को किस तरह से राइट अप करना है, उस प्रोग्राम की क्या क्या चीज़ें होंगी, सी के अंदर प्रोग्राम लिखने का क्या आपके पास उसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, लेट्स से स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम. Probably the best way to start learning a programming language is by writing a program. Therefore, here is our first program. तो बेसिकली इसमें आपके पास क्या वो बता रहे हैं कि जब भी आपने प्रोग्राम राइट अप करना है, सबसे पहले आपने लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी है जो आपका ये प्रोग्राम यूज़ करेगा. जैसे हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी जो कि आपके पास कौन सी है, IOStream, जो कि इनपुट आउटपुट के लिए आपके पास होती है. देन आपके पास यूजिंग नेम स्पेस का स्ट्रक्चर आ गया. उसके बाद आपके पास मेन फंक्शन आ गया. ठीक है, अब हमने जब भी कोई स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवानी है अपनी कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर इन विजुअल स्टूडियो 2010 प्लस तो हम राइट अप करेंगे सी आउट डबल लेस साइन, जिनको हम बेसिकली आपके पास यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट का आइडेंटिफायर बताते हैं. जब हम कोई चीज़ इनपुट करवानी होती है तो हम उसके लिए ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं डबल, और जब हमने कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करवानी होती है तो हम उसके लिए लेसर देन का साइन यूज़ करते हैं. देन आपके पास ये स्ट्रिंग आ गई है हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद आपके पास रिटर्न 0. ये आपका बेसिकली जो CPP की फ़ाइल आपने बिल्डअप की है वहाँ पे इसको हम इस तरह से राइट अप करेंगे. जब हम उसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट जनरेट होगा. ठीक है, अब लेट्स से हम इसके सारे पार्ट्स को देखते हैं कि इन पार्ट्स के अंदर कौन सा पार्ट आपके पास क्या चीज़ यूज़ कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++. This is a comment line. All lines beginning with 2/sign are considered comments and do not have any effect on the behavior of the program. The programmer can use them to include short explanation or observation within the source code itself. In this case, the line is brief description of what your program is. तो आपके पास ये कमेंट्स हैं जो कि कोड के अंदर इंक्लूड नहीं होते आपके पास. देन स्लैश इंक्लूड IOStream. तो बेसिकली लाइन बिगन्स विद अ हैश साइन आर डायरेक्टिव फॉर द प्री प्रोसेसर. They are not regular code line with expression but indication for the compiler preprocessor, in which case the directive hash include IOStream tells the preprocessor to include the IOStream standard live file. This specific file IOStream include the declaration of the basic standard input output library in C++, and it is included because its functionality is going to be used later in the program. तो बेसिकली आपके पास क्या कह रहे हैं कि जो हैश जब भी आपके पास कोई चीज़ शुरू होती है तो ये बेसिकली इंडिकेशन होती है कि ये एक लाइब्रेरी है जिसको अपकमिंग आपके पास प्रोग्राम के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जो भी और आपके पास जितनी भी लाइब्रेरी होंगी वो हम टॉप ऑफ द प्रोग्राम राइट अप करेंगे, इसलिए इसको हम प्री प्रोसेसर स्टेप भी बोलेंगे. देन
Using namespace std, all the elements of the standard C++ library are declared within what is called a namespace. The namespace with the name std. So in order to access its functionality, we declare with its expression that we will be using these entities. This line is very frequent in C++ programs that use the standard library, and in fact it will include it in most of source code included in this tutorial. तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये एक आपके पास एक स्ट्रक्चर है कि जब भी हमने C++ का प्रोग्राम राइटअप करना है तो टॉप पे आपके पास प्री प्रोसेसर लाइब्रेरीज जो कि यूज़ होंगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद आपके पास ये यूजिंग नेम स्पेस होगा। यूजिंग नेम स्पेस बेसिकली आपके पास क्या है, ये बेसिकली एक कनेक्शन है, या आपके पास हम कह सकते हैं एक ब्रिज है यूटिलिटीज के यूज होने के और उनकी लाइब्रेरी के दरमियान। ठीक है, देन आपके पास इंट मेन नेम है। दिस लाइन कोरस्पॉन्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द मेन फंक्शन। द मेन फंक्शन इज द पॉइंट by where all C++ programs start their execution independently of its location within the source code. It does not matter whether there are other functions with other names defined before or after it. The instruction contained within this function definition will always be the first ones to be executed in any C++ program. For that same reason, it is essential that all C++ programs have a main function. The word main is followed in the code by a pair of parentheses. That is because it is a function declaration in C++. What differentiate a function declaration from other types of expression are these parentheses that follow its name. Optionally, these parentheses may enclose a list of parameters within them. Right after these parentheses, you can find the body of the main function enclosed in braces. What is contained within these braces is what is the function does when it is executed. तो बेसिकली आपके पास वो इसका अगर हम समराइज करें तो क्या कह रहे हैं कि मेन आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी प्रोग्राम के अंदर दूसरे फंक्शन को या सेट ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। मेन फंक्शन सब फंक्शन को कॉल करेगा, लेकिन कोई फंक्शन मेन फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। तो बेसिकली आपका जो कंपाइलर होता है वो कंपाइलर आपका मेन फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है सी आउट लेसर साइन हेलो प्रिंट। तो ये बेसिकली आपके पास एक स्टेटमेंट है कि हम किस तरह से अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट प्रिंट करेंगे। तो देन दिस लाइन इज अ C++ स्टेटमेंट। A statement is a simple or compound expression that can actually produce some effect. In fact, this statement performs the only action that generate a visible effect in our program. Out represent the standard output string in C++. In the meaning of the entire statement is to insert a sequence of characters into the standard output string. Then तो बेसिकली वो आपको ये क्या कह रहे हैं कि जो सी आउट है ये बेसिकली आपके पास एक
इनपुट आउटपुट की आपके पास लाइब्रेरी का एक फंक्शन है जो कि क्या करता है कि कोई भी चीज़ जो कि हम इसके बीच के इसके अंदर हम डबल पैरेंथेसिस में राइट अप करेंगे तो बेसिकली क्या करेगा, उसको विजिबल करवाएगा आपके कंसोल जो आपके पास ब्लैक रंग का जो आपके पास आउटपुट या विंडो आपके पास आती है। और क्या कह रहे हैं कि ये एंड या टर्मिनेट कब होगी, विद साइन ऑफ सेमीकोलन। तो आपके पास जितने भी स्टेटमेंट होंगी या जितने भी आपके पास स्टेटमेंट हैं उन सब स्टेटमेंट के लिए जो एंडिंग होगी आपके पास वो हमेशा सेमीकोलन होगी। तो सेमीकोलन बेसिकली आपके पास C++ के अंदर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने का आपके पास रूल है, ठीक है। देन रिटर्न 0, द रिटर्न statement causes the main function to finish. Return may be followed by a return code. A return code of 0 for the main function is generally interpreted as a program worked as expected without any error during its execution. This is the most usual way to end a C++ console program. तो बेसिकली आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि जो रिटर्न 0 है ये बेसिकली आपके पास प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने का एक मेथड है। ये बेसिकली अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर लेट से कोई भी एरर नहीं है, साइंटिफिक एरर कोई नहीं है, यानी कि कोई राइटअप आपके पास कोई राइटअप का एरर नहीं है तो ये बेसिकली उसको सक्सेसफुली इंडिकेट करेगा कंपाइलर के लिए, ठीक है। देन लेट्स से अब हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि हम किस तरह से C++ के अंदर प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या करें, इसी जो कि हम लास्ट टाइम हमने क्या किया कि लाइन बाय लाइन एक स्टेटमेंट को हमने राइट अप किया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ही स्टेटमेंट को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं या हमारे पास अगर प्रोग्राम बहुत शॉर्टर है जैसे कि अभी हम देख रहे हैं तो हम इसको हर एक कोड को वन लाइन में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड, दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये बेसिकली आपके पास सेमीकोलन की वजह से इसको टर्मिनेट कर रहा है। उसके बाद आपके पास आता है रिटर्न 0 और उसको भी टर्मिनेट कर रहा है आपके पास। तो हम एक लाइन में भी कोड राइट अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ तक हो गया लेट्स से। देन अब क्या कह रहा है आपके पास कि हम इसको दोबारा और प्रिसाइज करें तो हम इसको इस तरह से राइट अप कर सकते हैं। ये जस्ट मल्टीपल वे हैं आपके पास, किसी भी हम एक प्रोग्राम को किस तरह से राइट अप कर सकते हैं। तो आपको भी बता रहे हैं कि हम विदाउट सेपरेशन भी कर सकते हैं और विद सेपरेशन भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से वो आपके पास इसमें क्या कर रहा है, एक और स्टेटमेंट ऐड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रहा है आपके पास, बेसिकली वो दो चीज़ें आपके पास ऐड अप कर रहे हैं। मेरे सेकंड प्रोग्राम में आपका उसमें वो क्या कह रहे हैं कि ये डिपेंड नहीं करता कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर चीज़ों को कैसे किस तरह से राइट अप किया हुआ है, लेकिन उनका जो बेसिक रूल है राइट करने का वो आपके पास फुलफिल होना चाहिए। अब देखें जैसे कि आपके पास हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास जो आउटपुट है वो सिंपल एक ही लाइन में है। अब लेट्स से मेरे पास जो सेकंड आउटपुट है जो कि आपके पास आई एम आर C++ प्रोग्राम, इसमें आप देखें तो इसमें आपके पास जो स्टेटमेंट है वो उसके अंदर सेंटेंस आपके पास ज़्यादा है। लेट्स से अगर हम कोई ऐसी लाइन राइट अप कर रहे हैं जो कि आपकी जो कंपाइलर की विंडो है उसमें ज़्यादा आ जाए और अगर वो किसी नीचे नेक्स्ट लाइन भी आपके पास आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको राइट अप करने का आपके पास जो रूल है वो वायलेट ना हो। तो जैसे कि आपके पास अभी यहाँ पे भी आपके पास आ सकता था, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब आई एम अब C++ प्रोग्रामर
तो हमने आई एम आ सी प्लस प्लस यहाँ पे राइट अप किया, फिर हमने न्यू लाइन के अंदर इस चीज़ को राइट अप किया और उसके फ़ौरन बाद हमने रिटर्न 0 लिख दिया। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जो आपके पास रिटर्न 0 है, इसके नीचे कोई भी स्टेटमेंट आप राइट अप नहीं करोगे। रिटर्न 0 से ऊपर जितनी भी हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है वो हम राइट अप करेंगे। अगर आपने रिटर्न 0 के नीचे कोई चीज़ राइट अप कर दी स्टेटमेंट, तो बेसिकली रिटर्न 0 के बाद कोई भी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। रिटर्न 0 ये इंडिकेट करता है आपके पास कि इस स्टेटमेंट के बाद मेरे पास कोई भी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अगेन, अगर इसी सारी चीज़ को हमने एक लाइन में राइट अप करना हो तो सेम हेलो वर्ल्ड, फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट, देन स्पेस, देन आई एम अ सी प्रोग्रामर, सेकंड स्टेटमेंट, और लास्ट में आपके पास टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट आपके पास होगा। तो ये वाला कोड और आपके पास सिंगल लाइन कोड, ये दोनों सेम ही वर्कआउट करेंगे। इनका जो आउटपुट होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इसी तरह लेट्स से अगर मैं इसको इस तरह से राइट अप करूं, तो सी आउट आपके पास साइन ऑफ लेसर, देन इंटर करके न्यू लाइन पे जाकर अगर मैं इस चीज़ को राइट अप करूं, तो इसी तरह मैं इसके लिए चीज़ राइट अप करूं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन आपके पास कि अगर मैं जब ये चीज़ राइट अप कर रहा हूँ तो क्या इसको टर्मिनेट करने के लिए हमने कोई सेमीकोलन लगाया है? नहीं लगाया। तो ये लाइन बेसिकली आपके पास स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होके यहाँ और यहाँ पे अब आपके पास एंड हो रही है। तो ये पूरी एक ही लाइन है आपके पास। इसी तरह ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास और ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। तो ये पूरी एक लाइन ही कंसीडर होगी, क्योंकि हमने ये चीज़ स्टडी की है कि आपके पास जो सेमीकोलन होता है ये एक टर्मिनेटर होता है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो कमेंट्स आपको मैंने बता दी, ये बेसिकली आपके कोड के अंदर किसी लाइन को कमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम इसको एक लाइन को भी कर सकते हैं और हम एक पूरे ब्लॉक को भी कमेंट कर सकते हैं। लाइन के लिए आपने डबल आपने बैकस्लैश इंटर करने, और अगर किसी मोर देन वन लाइन के कोड को आपने कमेंट करना है तो हम कमेंट ब्लॉक करेंगे। और उसको राइट अप करने का तरीका आपके पास क्या है, बैकस्लैश, देन आपके पास स्टार, उसके बाद आपके पास भी स्टार, और देन आपके पास बैकस्लैश। तो ये बेसिकली आपके पास कि आप अपने कोड के अंदर किस तरह से किसी चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। अब देखें आपके पास हमारे पास कोड है जो कि हम प्रीवियस देख रहे हैं। अब इसमें आपके पास ये पूरा एक ब्लॉक को वो कमेंट कर रहा है, यहाँ पे वो पूरी लाइन को कमेंट कर रहा है आपके पास। ठीक है, और ये भी आपके पास एक लाइन को कमेंट कर रहा है। तो जब भी हमने किसी की लाइन को कमेंट करना है तो डबल बैकस्लैश होगा, और जब हमने किसी मोर देन वन लाइन के ब्लॉक को कमेंट करना होगा तो हम ब्लॉक को यूज़ करेंगे। देन अब आपके पास वेरिएबल्स और उनकी डाटा टाइप्स क्या होते हैं आपके पास। आप लोगों ने जैसे प्रीवियस सी में आप लोगों ने स्टडी की होगी, तो टोटल आपके पास जो कॉमन डाटा टाइप है वो आपके पास 4 है, विच इंटीजर, डबल, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। इसके अलावा आपके पास कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, वही सेम आपके पास टाइप्स यहाँ पे भी हैं आपके पास। ठीक है, ऐसे हम उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब आपके पास क्या है, एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये आपके पास एक मेन फंक्शन नहीं है, आपके पास एक प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है, आपके पास दो किस टाइप के वेरिएबल बना रहे हैं, दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल बना रहे हैं जिनकी वैल्यू 5 और 2 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 5 और 2 एक होल नंबर है। देन वो क्या करे, एक होल नंबर को 5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तब आपके पास अगर हम इसको इवेलुएट करें
आपके पास यहाँ जो ए की उसकी वैल्यू अब अपडेट होके आपके पास क्या होगी, सॉरी ऐड कर रहे हैं 5 से 6 होगी, देन वो कह रहे हैं 6 माइनस बी मीन 6 माइनस 2, तो आपके पास इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली बता रहे हैं कि आपके पास कुछ, हाँ इसके अलावा आपके पास कुछ होते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं कि हमने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका हम नाम किस तरह से या कितनी डिफरेंट वे से राइट अप कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि मेरे पास स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन को शो कर रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे राइट अप करूँगा, RGID। अगर आप इस चीज़ को C++ के किसी कंपाइलर पे राइट अप करेंगे तो ये बेसिकली आपको एक एरर जनरेट देगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपके पास जो स्पेस होती है वो बेसिकली आपके पास जो स्पेस है वो हमेशा एक नई लाइन को कंसीडर करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसके लिए हम कुछ यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर। इस चीज़ को मैं ऐसे राइट अप कर सकता हूँ इस तरह से। तो ये आपके पास बेसिकली क्या कर रहा है, उसको राइट अप करने का तरीका है। ठीक है, ये आपके पास कुछ आइडेंटिफायर होते हैं, आपके पास अंडरस्कोर है, आपके पास अंडरस्कोर के अलावा आपके पास कोई भी आइडेंटिफायर नहीं होगा। आप जब भी यूज़ करेंगे अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास एक रिजर्व कीवर्ड है। जैसे कि आपके पास लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है कांस्टेंट, मैं इसको ऐसे राइट अप कर सकता हूँ कांस्टेंट अंडरस्कोर कास्ट। ठीक है, तो हम अंडरस्कोर आपके पास जो है इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट किस्म के जो आपके वेरिएबल्स के नाम्स हैं आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये आपके पास एक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, तो क्लियर है। तो कुछ आगे आपको वो भी एग्जांपल्स देनी है कि हम किस तरह से किस चीज़ को डिफरेंट आपके पास सिनेरियोज हैं उनको किस तरह से वेरिएबल के नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। देन अब आपके पास ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पास C++ लैंग्वेज है वो एक आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी चीज़ राइट अप करने का जो आपके पास एक वे है आप उसको हमेशा उसी तरह से ही राइट अप करोगे। केस सेंसिटिव आपके पास है, तो इसके अंदर जितने भी आपके पास कीवर्ड होंगे वो हमेशा आपके पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे से स्टार्ट होंगे और हमेशा एंड भी स्मॉल पे ही होंगे। लेट से आपके पास वो क्या बता रहे हैं कि कितने किस्म के आपके पास डाटा टाइप होती हैं, करैक्टर होते हैं आपके पास, जो कि एक आपके पास करैक्टर को अपने अंदर मर्ज करता है और इसका साइज आपके पास 1 बाइट है। और इसके अंदर जो साइन और अनसाइन वैल्यू होती है, साइन का मतलब क्या है कि वो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी अपने अंदर शो करवा सकता है, और अनसाइन का मतलब क्या है जो हमेशा पॉजिटिव करेगा, और ये आपके पास उसकी रेंजेस है। इसी तरह आपके पास शॉर्ट इंट है आपके पास, लॉन्ग इंट, बूलियन, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, और आपके पास वार भी है जिसको हम वाइट करैक्टर भी बोलते हैं। देन आपके पास डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे आपने करनी है। जब भी आपने डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल करनी है, एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, डेटा टाइप आपके पास आएगी। डेटा टाइप आपके पास आने के बाद उस डेटा टाइप के लिए जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उसका नाम आएगा। तो जैसे आपके पास वो क्या कह रहे हैं, इंट ए, तो इंट आपके पास डेटा टाइप है और ए उसका वेरिएबल है। फ्लोट डेटा टाइप है और माई नंबर उसका वेरिएबल है। इंट में आपके पास क्या होती है, न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली आपके पास एक होल्स होती हैं, इनकी पॉइंट्स की वैल्यू नहीं होती। फ्लोट जो होता है आपके पास उसमें आपके पास होल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और आपके पास उसके अंदर पॉइंट वैल्यू बेसिकली आपके पास स्टोर होती है। ठीक है, तो
बाकी आगे इन सब चीज़ों की मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो आप लोगों ने इनको रीड आउट कर लेना है। और अगर आप लोगों में से कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोगों ने जब हमारा लाइव सेशन होगा तो आप लोगों ने मुझसे इसके बारे में कंसर्न कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि हम एक की लाइन के अंदर एक डाटा टाइप को यूज़ इंडिकेट करते हुए मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो सेम डाटा टाइप की हों और अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग अगर आपके पास सेम टाइप के हैं तो अलग अलग करने से आपके पास लाइन ऑफ इंक्रीज होंगी, और ये बेसिकली एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है आपकी। तो आपने जितने भी वेरिएबल जो कि सेम डाटा टाइप के हैं, आपने उनको एक ही बार डिक्लेयर कर देना है। देन आपके पास अनसाइन शॉर्ट की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके पास माइनस आपके पास शॉर्ट है तो माइनस आपके पास जो उसकी रेंज है माइनस से प्लस तक आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम साइन इंट की बात करें तो ये बेसिकली आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। ये पॉसिबल नहीं है आपके पास कि आपके किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर -10 रुपीज़ हों, -15 हों, तो उसमें आपके पास हमेशा ज़ीरो से बैक नहीं जाता। इस तरह वो आप क्या कह रहे हैं कि मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि मेरे अकाउंट बैलेंस को शो कर रहा है। अच्छा, इस वाले का और इस वाले में क्या आपके पास डिफरेंस होगा? तो अगर हमने सिंपल साइन लिख दिया तो इसके अंदर आपके ऊपर नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं। अगर हम साइन इंट लिखेंगे तो इसमें आपके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसमें आपके पास शॉर्ट ईयर की बात कर रहे हैं, शॉर्ट आपके पास इंट ईयर की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके पास अनसाइन नेक्स्ट ईयर, अनसाइन नेक्स्ट अन ईयर विद इंटीजर। तो ये डिफरेंट वे हैं आपके ऊपर आइटम बनने के। अंदर से आपके पास एक और प्रोग्राम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप के और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं रिजल्ट का। देन हम उसके ऊपर प्रोसेस कर क्या कर रहे हैं, जो कि आपकी लास्ट हमने एग्जांपल देखी जो कि हमने एक प्रोग्राम के अंदर किया था, उसी चीज़ को अब हम एक पूरे अपने इन प्रोग्राम के अंदर आइटम कर रहे हैं। तो ए को असाइन कर रहे हैं 5, बी को असाइन कर रहे हैं 2, देन ए को हम फिर वैल्यू उसकी अपडेट कर रहे हैं 5 + 1, तो आपके पास यहाँ पे 6 हो गया, और रिज़ल्ट के अंदर हम इनको सब्ट्रैक्ट करके रिज़ल्ट स्टोर करवा रहे हैं। तो बेसिकली आपका क्या आउटपुट होगा इसका? 4, क्योंकि आपके पास पहले 5 थे, 5 के अंदर एक इंक्रीमेंट होकर 6 और 2 माइनस हुआ तो आपके पास 4 आ गया। देन आपके पास स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या है, किस किस्म के स्कोप ऑफ वेरिएबल, कितने किस्म के आपके पास स्कोप ऑफ वेरिएबल होते हैं C++ में। आप लोगों ने इसे स्टडी किया होगा कि आपके पास बेसिकली 2 स्कोप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है ग्लोबल, एक होता है लोकल। ग्लोबल क्या होता है? जो आपके प्रोग्राम के अंदर हर एक फंक्शन को विजिबल हो, वो होते हैं ग्लोबल। और लोकल वो होते हैं जो कि हर एक प्रोग्राम के अंदर हर एक फंक्शन के स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल सबको विजिबल होते हैं, और जो आपके पास लोकल होते हैं तो आपके पास जो एक आपके पास मेन जो उसका फंक्शन होता है जिसके अंदर हम उसको डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ वहाँ पे ही विजिबल होता है। अब लेट्स से आपके पास एक एग्जांपल है, तो हम इसमें क्या, अब ग्लोबल वेरिएबल को हम कहाँ डिक्लेयर करेंगे? मेन आप बेसिकली एग्जैक्टली यूजिंग नेम स्पेस के नीचे उनको राइट अप करेंगे, जैसे आप नॉर्मली कहीं पे उसको किसी डाटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, देन उसको हम एक्सेस कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका इंटीजर, ये भी आपके पास, ये आपके पास जो येलो बॉक्स में ये सारे आपके पास ग्लोबल हैं। अब लोकल वेरिएबल मेरे पास मेन के अंदर है। लोकल वो होते हैं जो कि आपके पास उस फंक्शन की बॉडी के अंदर
एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ग्लोबल क्या होते हैं, जो कि किसी भी फंक्शन की बॉडी में नहीं आते। ठीक है, तो आपके पास जो फंक्शन के जो मेन है उसके जो आपके पास लोकल वेरिएबल है वो आपके पास अनसाइन शॉर्ट एज है, ए नंबर है और एन अदर वन है। जो ग्लोबल है इसके इंटीजर है, करेक्टर है, आपके पास स्ट्रिंग है और अनसाइन नंबर ऑफ सन है आपके पास। ठीक है, तो अब लेट्स से हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल। हम किस तरह से किसी एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जब भी आपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होगा तो सबसे पहले आपके पास उसकी डाटा टाइप आएगी, देन उसके लिए एक वेरिएबल आएगा, देन इक्वल के साइन के बाद आपने उसको वैल्यू इनिशियल प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब एग्जांपल क्या है आपके पास, आपके पास डाटा टाइप है ए, उसका आपके पास आइडेंटिफाई या वेरिएबल है और उसको हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, 0। देन हम इसको किसी वैल्यू को हम इनिशियलाइजेशन थ्रू पैरेंथेसिस भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक वे है। जो कि आपके पास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन का वे होता है, जो कि आपके पास क्लोजली इज डन बाय इंक्लोजिंग द इनिशियल वैल्यू बिटवीन पैरेंथेसिस। तो हम सिंपल इनिशियलाइजेशन भी करवा सकते हैं और एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी करवा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, लेट्स से अब आपके पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम वैल्यू को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, a इज इक्वल टू 5, ये आपके पास सिंपल इनिशियलाइजेशन हो रही है। देन इंट b 2। जब हम कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजेशन करेंगे तो वहाँ पे हम असाइनमेंट का साइन यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि इक्वल का साइन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर हम सिंपल करें तो उसमें हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, तो दोनों आपके पास सेम वर्कआउट करते हैं। देन आपके पास एक रिजल्ट का वेरिएबल हम बना रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप है आपके पास। उसके बाद हम परफॉर्म कर रहे हैं कि ए की वैल्यू के अंदर हम ऐड अप कर रहे हैं 3 को, यानी कि ए की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो पहले 5 थे, वो आपके पास क्या होगी, उसकी वैल्यू 8। फिर हम क्या कर रहे हैं कि ए की वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बी की वैल्यू को, तो आपके पास का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6, और हम लास्ट में उसको आउटपुट कर रहे हैं। ठीक है, देन अब आपके पास स्ट्रिंग कैसे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रिंग बेसिकली आपके पास क्या होता है, जो कि हमेशा आपके पास डबल कोट्स में आती है। कोई भी चीज़ जो कि आपके पास डबल कोट्स में आ रही है वो आपके पास एक स्ट्रिंग है। तो सेम आपने कैसे करनी है, सबसे पहले आपने लाइब्रेरी राइट अप करनी है। उसके बाद अब जो स्ट्रिंग है आपके पास, ये आपके पास एक अलग लाइब्रेरी होती है जो कि आईओस्ट्रीम में नहीं आती। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आपके पास इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रिंग ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे, या लेट्स से मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। स्ट्रिंग ऑपरेशन आपके पास क्या होता है कि लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसको मैंने अपर केस में चेंज करना है या लोअर केस में चेंज करना है, या मैंने स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है, या स्ट्रिंग मैंने कॉपी करनी है। तो ये स्ट्रिंग के आपके पास फंक्शन होते हैं, और ये सारे फंक्शन आपके पास स्ट्रिंग की अपनी एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर ये इनक्लोज होते हैं। तो जब भी आपने स्ट्रिंग का कोई मेंबर या लेट्स से आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपने उसके लिए इसकी लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा। तो आपने जब भी स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई डेटा टाइप पे वर्कआउट करने तो आपने पहले उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। देन स्ट्रिंग आपके पास उसकी अब डेटा टाइप आ गई, यहाँ पे आपके पास उसके बाद आइडेंटिफाई गया, उस वेरिएबल का नाम आ गया, इक्वल टू, देन जिस आपने स्ट्रिंग वैल्यू से इसको इनिशियलाइज करवाना है आपने वो यहाँ पे पुट कर दी और हमने यहाँ पे उसको आउटपुट कर दिया और आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी स्ट्रिंग के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को भी हम दोनों तरह से इनिशियलाइज करवा सकते हैं, या तो सिंपल या कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली आपके पास सेम वर्किंग करेंगे। सिंपल में हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, पैरेंथेसिस लगा के उसको हम
वैल्यू पास कर रहे हैं जिससे हमें उसको इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोग्राम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वही सेम थिंग स्ट्रिंग की इनिशियलाइज करवा रहे हैं 2 तरीक़ों से। एक हम सिंपल जिसमें हम असाइनमेंट कर रहे हैं, और एक हम कर रहे हैं थ्रू आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है उसके थ्रू। अच्छा, देन हमने क्या किया कि इस चीज़ को इनिशियलाइज करवाने के बाद प्रिंट आउट कर दिया है। अब कांस्टेंट आपके पास क्या होते हैं, कांस्टेंट वो चीज़ होती हैं जो कि आपके पास अनचेंजेबल होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने सी में फाइनल का एक टर्म स्टडी की होगी। फाइनल क्या होती है आपके पास, जो कि इस चीज़ को दोबारा चेंज नहीं होने देगा। यानी कि लेट्स से मैं कहूँ कि मैं ए की वैल्यू को कांस्टेंट कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोग्राम में जब भी कहीं ये एक्सेस होगा, ये हमेशा आपके पास सेम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा, ज़्यादा दिन ये जितनी दफ़ा भी कहीं पे भी यूज़ हो। अब लेटर आपके पास क्या होते हैं, लेटर आर यूज टू एक्सप्रेस particular value within a scope code of a program. We have already used these previously to give concrete value to variable or to express message we wanted our program to print out. For example, तो आपके पास ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि आपके पास तो लिटर बेसिकली आपके पास ये चीज़ें होती हैं। तो आज की लैब के लिए ये लेट्स से हाँ, आज की लैब आपकी इतनी ही है। नेक्स्ट लैब में हम क्या करेंगे, हम लिटरल्स को एक्सप्लोर करेंगे। जो आपके पास लिटरल्स होते हैं कि लिटरल्स किस किस्म के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और इनको हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे। तो आज तक का आपका ये लैब मैनुअल कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों का इस लैब मैनुअल का टास्क क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जितने भी इसके अंदर हमने प्रोग्राम देखी है जो कि आपके पास वर्किंग एग्जाम्पल है, आप सब ने क्या करना है, इसी लैब मैनुअल को एग्जैक्टली वैसे फॉलोअप करना है, इसकी सारी चीज़ें वैसे राइटअप करनी है, लेकिन विद योर वर्ड्स। मीन्स कि लेट्स अगर मैं कह रहा हूँ लिटरल यहाँ पे लिखा हो, तो आपने इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में लिखना है। इस तरह पर आपने इसकी एग्जांपल देनी है। जैसे जैसे आपके पास ये मैनुअल बना हुआ है वैसे ही आपने इसको कंप्लीट करने, लेकिन आउटपुट भी आपके अपने कंपाइलर के होंगे और आपकी वर्डिंग भी अपनी होगी। किसी ने ये नहीं करना कि आपने इसी मैनुअल की सारी स्टेटमेंट उठा के कॉपी करके अपना मैनुअल बना लेना है। ठीक है, तो आप लोगों का ये मैनुअल होगा जो कि नेक्स्ट वीक बिफोर क्लास आपके पास सबमिशन होगी थ्रू आपकी CR और GR, और फिर मेरे पास आपकी CR और GR मुझे इस चीज़ को सबमिट करेंगे। सेम सिनेरियो होगा कि आप अपनी CR को या GR को आप सेंड करेंगे, वो फिर मुझे रात को 9 बजे के बाद 9 से 9:30 बजे के बीच में सेंड करेंगे। अगर कोई बच्चा मिस हो जाता है, वो सबमिट नहीं कर पाता, तो नेक्स्ट डे जब हमारा लाइव सेशन होगा तो आप लाइव सेशन में मुझसे बात करेंगे और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना मैं आपको बताऊँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह।